नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात उस वादे की होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को जेन ज़ी से किया था। उस वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया। प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया। सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाला नया बिल भी पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। जितेंद्र सिंह ने आज दोपहर 12 बजे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष बिल से पहले छात्रों से मारपीट के मामले पर चर्चा चाहता है। सरकार कह रही है कि नए बिल पर चर्चा हो, इससे आज लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और अब शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। स्पीकर ने शाम 5 बजे तक का वक्त दिया। स्पीकर ओम बिरला ने सभी पक्षों को सहमति बनाने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया था। यानी अभी से आप कैलकुलेट करें तो मात्र 2 घंटे का वक्त और बाकी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनाने के लिए। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। नीट पेपर लीक को जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट हुए और 20 जुलाई को हिंसा हुई। साथ ही बिहार समेत देश के और राज्यों में भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया था। इस दौरान पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था। विपक्ष इसी मामले को लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले इस पर चर्चा करे और फिर बिल पर चर्चा होगी, जबकि सरकार का कहना यह है कि संशोधन बिल देश के युवाओं का मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन अब चर्चा नहीं होने दे रहा। इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने छात्रों को भरोसा दिया था कि केस दर्ज नहीं होंगे, लेकिन छात्रों पर अब भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। सरकार किस बिंदु पे झुकी है, ये तो बात पता लगे ना देश को। सदन में ये बात तो आए। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया? क्या आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। पेपर लीक विपक्ष हथियार बनाकर सरकार को घेरने का मोहरा है। सरकार का कहना यह है कि विपक्ष बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। पहले पेपर लीक पर चर्चा की मांग की थी। जब सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई तो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। प्रदर्शनकारियों की तमाम डिमांड मान ली गई है।
जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया है। पेपर लीक को रोकने के लिए लोकसभा में संशोधन बिल भी पेश कर दिया गया है, तो अब ऑपोजिशन उस पर चर्चा से पहले छात्रों से हुई मारपीट पर चर्चा करना चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति बन पाएगी? शाम 5 बजे से चर्चा शुरू हो पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी इस पे बयान दे, और तो गृह मंत्री बयान दे नहीं, हाउस चलना जाएगा शुरू। भाई आप AK-47 चलाओगे बिहार में, यहाँ पहले तो कितना खतरनाक था, पहले भी रोक दिया था, आंख में लग जाए, आंख चली जाए, दिक्कत है। ये बहुत खराब चीज़ है भाई। अच्छा, कोई छात्र तो हिंसा नहीं कर रहे थे और कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आए थे। एक बयान पर सारे देश से लड़के आए थे डिसिप्लिन वे में, कहीं किसी तरह की कोई उनकी तरफ से ज्यादती नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुई। जहाँ जंतर मंतर पे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ किसी तरफ कोई बात नहीं थी। अगर बाहर कनॉट प्लेस में कोई गुंडे गड़बड़ी करने लगे तो लड़के उसके लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन करता कोई कहीं है और लड़कों पर लाठी यहाँ चलती, लड़कियाँ पिटी, लड़के पिटे, बहुत ही खराब चीज़ है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, राजधर्म तो यही कहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का एजेंडा इस वक्त एक होना चाहिए, छात्रों की समस्या का समाधान लोकसभा से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार का स्टैंड क्या है, पहले तो ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। सरकार का स्टैंड तो ऑलरेडी बिल इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद से समझ में आ रहा है कि सरकार तो सीधे सीधे कह रही है कि आइए बिल पे चर्चा कीजिए और बिल को पास कराया जाए। मसला ये है कि अपोजिशन ये मौका छोड़ना नहीं चाहता इस लिहाज से कि प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो एक सेंटिमेंट, जो एक माहौल एक सेक्शन में बना, उसको युवाओं के एक सेक्शन में बना, उसको अपोजिशन ये कैश करने के लिहाज से थोड़ा सा कम से कम लिंगर करना चाहता है। हालांकि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर आज शाम तक, जैसे अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, तो अभी तक गतिरोध जारी है और उसमें जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से अपोजिशन का कहना है कि कम से कम आज तो हम इस पर नहीं चाह रहे हैं कि चर्चा हो, कल की कल देखेंगे। मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि बहुत लंबा नहीं खींचना है, लेकिन निश्चित तौर पे आज का दिन अगर बर्बाद हो रहा है और सिर्फ इस लिहाज से बर्बाद हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल आप पास नहीं करा रहे हो इसलिए कि कुछ और डिमांड आप रख रहे हो, तो उसको लेकर एक सवालिया निशान तो बना रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति नजर आ रही है उसके हिसाब से अभी तक गतिरोध बरकरार है, बहुत लंबा चलने के इंडिकेशन नहीं है। आज अगर नहीं होगा, जो कि नहीं होता नजर आ रहा है, तो संभावना इस बात की रहेगी कि कल ये हो। और उसके पीछे वजह ये है कि इस तरह के बिल जो कि पेपर लीक के कानून को और ज़्यादा कठोर बना रहा है, उस पर व्यवधान डालने का जोखिम भी अपोजिशन लंबे समय तक नहीं ले सकता है। अपोजिशन के कई नेताओं का ये मानना है कि ये बिल ऐसा है कि अगर लंबे समय तक आपने इसके रास्ते में रोड़ा अटकाया तो सेंटिमेंट आपके खिलाफ जा सकता है। फिलहाल बस ये है कि थोड़ा गतिरोध पैदा किया जा रहा है, जिसके चलते आज दिन भर की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और अभी भी सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं अपोजिशन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस बिल पर अब चर्चा की जाए और 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे भी आप चाहें उतनी देर तक इस पर चर्चा हो सकती है। मीनाक्षी। देवेंद्र, जो तस्वीरें हम फ्लोर से देख पा रहे हैं, किरण रिजिजू का बार बार समझाने की कोशिश करना, वो हमने देखा, लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, आपने कहा भी फ्लोर मैनेजर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि गतिरोध टूटे, इसमें सरकार की तरफ से कौन भूमिका निभा रहा है? विपक्ष में अगर अलग अलग दल के हिसाब से हम देखें तो किसका रुख थोड़ा लचीला दिखाई देता है? देखिए, मुख्य समस्या ये है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी का ये स्टैंड ये था कि उनको ये लग रहा है कि अमित शाह के ऊपर दबाव बनाने का एक मौका है और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इस तरह का नैरेटिव घेर के अमित शाह के ऊपर दबाव बनाया जाए। प्रधानमंत्री पे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे, तो इस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो छोटे दल हैं वो इसको बहुत लंबा खींचने की स्थिति में नहीं है, और इस लिहाज से कि उनको ये लग रहा है कि अगर लंबा खींचा गया तो युवाओं के मन में बहुत खराब वो मैसेज जा सकता है कि आप एक कानून बन रहा है उसमें रोड़ा अटका रहे हो। सरकार की तरफ से निश्चित तौर पे फ्लोर मैनेजर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो संसदीय कार्य मंत्री की ही जिम्मेदारी होती है, चाहे किरण रिजिजू की बात कर लें या अर्जुन मेघवाल की बात कर लें। दूसरी तरफ बाकी नेताओं में अगर बात करें तो जो राज्यसभा में नेता सदन है JP नड्डा या पीयूष गोयल, तो वो गतिरोध राज्यसभा वाला खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में पेपर लीक से संबंधित कानून और राज्यसभा में जो वंदे मातरम का जो कानून है, वंदे मातरम का अगर आपने अपमान किया तो किस प्रकार की कठोर सजा दी जाएगी, इन दोनों ही बिल को सरकार आसानी से पास करा रही है, सरकार के लोग कोशिश कर रहे हैं।
मीनाक्षी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त विपक्ष उस पॉस्चरिंग में लगी हुई है जहां पर उसे एक मौका मिल रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने का यही सही समय है। लेकिन अगर हम इस बिल की बात करें तो कई नेताओं का ये भी कहना है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, कि पहले भी तो कानून था, फिर भी पेपर लीक हुआ, आप कानून को और सख्त बना देते हैं तो उसका हासिल क्या है? पहले की तुलना में इसमें अगर बदलाव देखें, जो ज़्यादा मार्के वाली बात है वो ये कि अब एक टाइम बॉन्ड रखा गया है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, दूसरी चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है 2 महीने, जो ट्रायल होंगे उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है 3 महीने, यानी कि जब घटना होगी तो उसके बाद 5 साल के अंदर उस मामले का 5 महीने के अंदर उस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। और जो सज़ा, अधिकतम सज़ा है वो 10 वर्ष तक है, यानी कि एक कठोर सज़ा के तहत अगर स्पीडी ट्रायल हो तो ज़ाहिर तौर पे एक डिटरेंट का काम करेगा। हालांकि कठोर कानून ही सब कुछ कर दे ऐसा होता नहीं। आप जब भी आप देखें किसी भी कानून के संबंध में तो कानून बनता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ अपराध भी होता है, क्योंकि अपराध होता है इसलिए कानून की ज़रूरत भी है। तो निश्चित तौर पर आगे देखना होगा, उस लिहाज से अगली घटना ऐसी ना हो, उसमें सबसे अहम रोल टेक्नोलॉजी का रहेगा। और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमेटी बनाई है नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में, उस कमेटी के क्या रिकमेंडेशन होते हैं, उसको कैसे लागू किया जा सकता है। हालांकि उसके भी खतरे अपने आप में इस रूप में रहेंगे कि साइबर अटैक और इस तरह की चीज़ें, तो वो एक खतरा तो रहना ही रहना है। और कोई भी व्यवस्था आप अगर करें तो उस व्यवस्था में सेधमारी करने की कोशिश जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो करते ही रहते हैं, और उसमें एक धींगा मुस्ती चलती रहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी भी है और ये कोशिश भी की जा रही है कि एक तो व्यवस्था बहुत मजबूत बनाई जाए, दूसरी तरफ जो उसका उल्लंघन करे उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान हो, और उसी काम को किया जा रहा है। देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ, क्योंकि एक धर्मेंद्र प्रधान का ये वार करना कि मैं एसी रूम वाला एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, और आज जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों के द्वारा उनका सम्मान किया गया, एक पहलू ये है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा दें, सोनम वांगचुक इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं, मीडिया से वो बात कर रहे हैं। थोड़ा शांत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन पा रहे हैं, धन्यवाद। 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर, अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। दरअसल ये लोग कहते रहे हैं कि ये ऐसे शासन में, ऐसे शासक के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है। और कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले 5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा। मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूँगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल जरूर होता है, देर से होता है मगर
अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो जरूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा ना लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है, बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता था, चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी इसी पथ पे हम चलना चाहेंगे और देश को भी यही संदेश देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं। सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है आपका? पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। आज बिल भी लाया जा रहा है सर, पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। एक और मुद्दा है, सीजेपी ने ये कहा है कि लगातार एक्शन हो रहा है। बोल रहे हैं सर, सीजेपी ये कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, पुलिस ने और सरकार ने वादा किया था कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन हो रहा है। 5 बजे मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। बाकी न्याय अपना काम करे। 20 जुलाई को जो हुआ सर, विपक्ष ये कह रहा है, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए जो गोली चलाई गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहाँ भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं। सर, मैं ज्यादा गांधी जी के इस पवित्र स्थल पर ज्यादा विवादों में नहीं फंसना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना से माफी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है सर। बहुत उत्साहित है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कई लोग। अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप ये संदेश आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत जो बातें सोनम वांगचुक ने कही, उस बात का सार ये है कि पहला तो ये कि सरकार ने जो वादा किया था, उम्मीद है कि सरकार अपने वादे को निभाएगी। और दूसरी बात जो सीजेपी के लिए उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आपकी विजय में विनम्रता हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये बात सोनम वांगचुक ने छात्रों से भी कही है। अब देखना ये है कि वो विनम्रता सीजेपी में बनी रहती है या नहीं, और वो वादा जो सरकार निभा रही है उसमें विपक्ष अपना साथ देती है या नहीं।
बड़ी खबर इस बीच आपको दे दें, इस्तीफे के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहला रिएक्शन दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, वो एसी रूम में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं हैं। दरअसल संसद भवन के कॉरिडोर में धर्मेंद्र प्रधान और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच मुलाकात हुई। पुराने दिन को याद करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जयराम रमेश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नेंस की तारीफ की थी और मैं इन्हें ढूंढते हुए एआईसीसी दफ्तर चला गया था। फिर ये कॉमर्स मिनिस्टर बने और मैं सांसद बना। मैं इनके ऑफिस में अपने इलाके की मिर्ची के मुद्दे पर मिला था। इस बीच जयराम रमेश ने कहा इट हैपेंस, यानी कि ये होता है, जिसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा वो आप सुने। खैर मैं दोहरा देती हूं जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं एसी रूम में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूं। इससे पहले सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में क्या है, 2024 के कानून से ये कानून कितना अलग है, ये कितना सख्त है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक जानकारी और दे दूं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, बिल को शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की जगह जितेंद्र सिंह ने क्यों पेश किया, तो इसके पीछे का कारण भी आप जानते हैं। ये कानून सिर्फ एनटीए यानी कि नीट, जेईई या सीयूईटी के लिए नहीं है, बल्कि ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और दूसरी केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के लिए भी है। इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी डीओपीटी यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास है और इसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने 2024 में भी बिल पेश किया था और अब इसलिए वो संशोधन बिल भी लेकर आए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 2 साल पुराने यानी कि 2024 वाले कानून में क्या था और फिर ये जो नया कानून आया है इसमें अंतर क्या है। तो एंटी पेपर लीक कानून में अलग वर्ग के लिए अलग प्रावधान है। जैसे यदि कोई अकेला शख्स दोषी है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। आप जरा बड़ी स्क्रीन पर इस पूरे डेटा को लेकर आए, समझाने में आसानी होगी। तो अगर कोई संगठित गिरोह का सदस्य है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं, यदि कोई अकेला व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर उसके साथ ये कानून कैसे काम करेगा। तो 24 का कानून ये कहता है कि उसको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन 2026 का ये विधेयक कानून की शक्ल लेता है तो 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। और फिर जुर्माने की यदि बात करें, जो पहले 10 लाख का जुर्माना था अब वो बढ़कर 50 लाख तक के जुर्माने पर पहुंच गया है। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर यह कानून ऐसे सख्ती करेगा। अब एंटी पेपर लीक में केवल संगठित गिरोह के मेंबर्स के लिए कठोर सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सर्विस प्रोवाइडर यानी कि बायोमेट्रिक फर्म हो, चाहे प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्ट में शामिल हुई एजेंसियां हो, अगर उसके सदस्य या डायरेक्टर या प्रबंधन के सीनियर मैनेजर को दोषी पाया जाता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा वो भी आप समझें। इसमें 24 का कानून 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखता था, लेकिन 26 का कानून 5 से 10 साल की सजा, 5 करोड़ का जुर्माना, जो पहले 1 करोड़ का जुर्माना था उसे सीधा बढ़ाकर 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन इन दोनों कानूनों में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। अब अगली बात, अगर दोषी सर्विस प्रोवाइडर फर्म ही होती है, आपको बता दें तो फिर क्या स्थिति होगी। 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा उस फर्म पर। पिछले कानून के मुताबिक एग्जाम कॉस्ट की वसूली, 4 साल तक के लिए उस फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाने का प्रावधान था, लेकिन 2026 में यह कानून और ज्यादा कड़ा, स्ट्रिंजेंट हो जाता है। 5 करोड़ का जुर्माना, एग्जाम कॉस्ट की वसूली के अलावा 8 साल तक के लिए उस फर्म को यानी कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये समझे, दरअसल 2024 के कानून का उद्देश्य था कि पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए कानून लाया जाए, लेकिन नए कानून का उद्देश्य इससे अलग है। अब कानून को और ज्यादा सख्त बनाकर इसकी जांच, इसके ट्रायल की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का प्रावधान किया गया है। अब यह कैसे हुआ है इसे आप समझें कि 2024 का कानून यह कहता था
कि पेपर लीक की जांच के लिए एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन 2026 का ये विधेयक कहता है कि यदि ये कानून बनता है तो ऐसे में एसटीएफ का प्रावधान रखा गया है। पहले पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां इसकी जांच करती थी, लेकिन अब ये जांच एजेंसी पुलिस, सीबीआई, एसटीएफ इन सब के हवाले ये जांच रहेगी। एसटीएफ का गठन किया गया है और जांच की समय सीमा भी तय की गई है। पहले जांच एजेंसी को 2 महीने यानी कि 60 दिन के भीतर भीतर अपनी जांच पूरी माफ कीजिएगा, पहले कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब इसमें समय सीमा दे दी गई है। जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर अंदर अपनी पूरी जांच करनी होगी, चार्जशीट तैयार करनी होगी, कोर्ट में चार्जशीट लगानी होगी और उसके बाद के लिए भी टाइम फ्रेम तय है। यानी कि पेपर लीक को रोकने के लिए नए कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। पहले सामान्य कोर्ट में सुनवाई होती थी और सालों साल तक कोर्ट में मामला पेंडिंग चलता रहता था। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीखें बस आती जाती थी। सनी देओल का डायलॉग नहीं बोल रही हूं, लेकिन यह हकीकत है मामलों की। लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के बन जाने से 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल होने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनानी होगी और रोजाना के तहत सुनवाई होगी। और इसके बाद भी यदि अपर कोर्ट में अपील करनी है, मान लीजिए सजा का ऐलान हो गया, वादी ने उसके ऊपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील की, तो उसके लिए भी टाइम फ्रेम है। अब 2024 के कानून में हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब हाई कोर्ट में अगर मामला जाता है तो ऐसे में भी 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। यानी कि जो पहले सामान्य प्रक्रिया थी, अब उस सामान्य प्रक्रिया को नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में अपील के बाद भी 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट को उस मामले में अपनी सुनवाई पूरी करनी होगी। 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो 2024 के कानून से 2026 के कानून को अलग बनाता है। इससे पहले पेपर लीक को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने हाई पावर टास्क फोर्स का भी गठन का ऐलान किया। अब ये भी आपको बता दें इस टीम में कौन कौन लोग हैं। सबसे पहला नाम तो नंदन नीलेकणी का ही है। उनकी अगुवाई में 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिक्योरिटी, शिक्षा, एकेडमिक्स, लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट शामिल हैं, जो सरकारी परीक्षाओं में स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजी पर आधारित सुधारों के लिए सुझाव देंगे। इसमें नंदन नीलेकणी के अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व चीफ तपन डेका का नाम भी शामिल है। इसके अलावा वी कामाकोटी, डायरेक्टर आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव, इसके अलावा पूर्व आईएएस अमृतलाल मीणा का नाम शामिल है। तो लीक प्रूफ एग्जामिनेशन प्रोसेस बनाने के लिए एक ऐसी टास्क फोर्स तैयार कर दी गई है जिसकी प्राथमिकता ही ये होगी कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें एंड टू एंड, यानी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका एग्जामिनेशन सेंटर, उसका इन्विजिलेटर, इन सब को पुख्ता बनाया जाएगा। अब आप देखें, नंदन नीलेकणी की पहले बात करें, हाई पावर टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं। परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना, ये इनके काम में शामिल है। इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे हैं और आधार कार्ड, जो कि हमारा यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, वो आधार कार्ड जो हम राशन कार्ड बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, किसी सरकारी काम के लिए, हर जगह अगर एक कार्ड जिसका इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारा नाम, पता, उम्र, हमारी आंखों का रेटिना या फिर हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं, वो एक क्रांतिकारी कदम था जो बना यूपीए की सरकार के दौरान था, लेकिन इसे कामयाब बनाया था नंदन नीलेकणी ने। तो नीलेकणी नई परीक्षा प्रणाली को कैसे लीक प्रूफ बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कांधे पर है। अब सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून ला रही है, इस पर सदन में चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष सदन के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो लगातार हंगामा कर रहा है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। संसद के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम इंडिया गठबंधन के दल नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्षी दल पोस्टर और बैनर लहरा रहे हैं जिस पर 3 मुद्दे लिखे हुए हैं। पहला मुद्दा है वोट चोरी का,
जो पहले ही फ्लॉप हो चुका है। दूसरा मुद्दा है पेपर चोरी का, जिस पर सरकार टास्क फोर्स बना चुकी है, विधेयक सदन में रख चुकी है। विपक्ष जो है अपनी रणनीति के तहत उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। और तीसरा मुद्दा है चढ़ावा चोरी का, जिस पर भी एसआईटी अपनी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब विपक्ष इन 3 मुद्दों को लेकर लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इससे लेकर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज भी देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, वहां की जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस बच्चों पर जाकर, उनके घरों में जाकर वहां उनको तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, एफआईआर डाल रही है, डराने या धमकाने की बात कर रही है। तो ये सब कौन देख रहा है? ये इसकी जिम्मेवारी किसके हाथ में? गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में। कि गृह मंत्री बयान दे, इसके लिए इस संदर्भ में हमारे विपक्षी दलों ने एक अजर्नमेंट मोशन भी दिया, लेकिन कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जंतर मंतर पर अनशन खत्म हो गया है। यानी मोदी ने विपक्ष से मुद्दा तो छीन लिया है, लेकिन राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे को मुद्दा बना रहे हैं। सदन में पैलेट गन और AK-47 के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ सरकार का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली तो बिहार में स्टूडेंट पर AK-47 से फायरिंग कर दी गई। सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR दर्ज की गई। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि सरकार ने वादा किया था कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उल्टा उनके ऊपर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? निहत्थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पैलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? और उसका सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल अनुचित है। अब विपक्ष ने तो अपनी मांग साफ कर दी है कि भाई सबसे पहले तो ये बताया जाना चाहिए कि वो आदेश किसने दिए कि जहां पैलेट गन्स का प्रयोग निहत्थे निर्दोष छात्र प्रदर्शनकारियों पे हुआ। इससे पहले राहुल गांधी ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा था। राहुल गांधी ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस हिंसा की जवाबदेही तय करने की मांग की। लेटर में राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे। पहला, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? और दूसरा ये कि सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले कौन लोग थे और इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। वो गृह मंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, लाठियों में कीलें भी थी, पैलेट गन का प्रयोग हुआ, बिहार के अंदर AK-47 का प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, ये कौन आदेश दे रहा है? और उसके बाद राह चलते भाजपा के नेता स्टूडेंट्स को बुला बुला के कैसे गालियां दे रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वातावरण ऐसा किसने बनाया? गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर आज रिपोर्ट आ रही है कि हजारों स्टूडेंट्स प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कई सौ हिरासत में हैं। बाकी जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम देख रहे हैं जिनकी रील वायरल हुई प्रोटेस्ट साइड से, उन स्टूडेंट्स को चयनित कर करके उनके घरों पे फोन करवाए जा रहे हैं कि आप माफी मांगो। इस तरह की जो वातावरण बन गया है देश में, गृह मंत्री जी को तुरंत आना पड़ेगा सदन के सामने और देश के सामने इस सारी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर भाजपा के गुंडाई नेताओं पे, जो छात्रों पे इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं,
अगर नकेल ये नहीं कसेंगे तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे। राहुल गांधी सदन को जाम करके बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का मकसद केवल हंगामा करना है, संसद नहीं चलने देना है, या फिर वो वाकई पेपर लीक को रोकने के लिए गंभीर हैं? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देश में अफरा तफरी और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इधर मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, सिवान तक पहुंचा है। 25 जुलाई को हुई हिंसा में जिसे लेकर एक्शन तेज हो गया है। सिवान में AK-47 से गोली चलाने वाले जवान की पहचान हो गई है। जवान का नाम अभिषेक पटेल है। अभिषेक SIT का जवान है। विवाद के बाद अभिषेक पटेल को सस्पेंड भी किया गया। उधर सिवान में हुई हिंसा मामले में कुल 3 FIR दर्ज की गई है। अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जवान ने AK-47 से सीधी फायरिंग की थी। ये नई तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिवान में हुई फायरिंग का नया वीडियो है। गौर से इस तस्वीर को देखिए और बुलेट चलने की आवाज आप देख रहे हैं। AK-47 हाथ में है। ये खतरनाक है। जिनसे ये डील कर रहे हैं ये छात्र हैं, इस देश के नागरिक हैं। ये फायर किसी को लगी नहीं, एक व्यक्ति के पांव में जरूर लगी है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसकी आवश्यकता नहीं थी। सिवान में हुई इस फायरिंग में 3 छात्र घायल हुए हैं। मामले को तूल पकड़ने के बाद फायरिंग करने वाले जवान पर एक्शन भी हुआ, लेकिन बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इस कार्रवाई के बाद भी सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये दिखावे की कार्रवाई है, एक सिपाही को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। हिंसा मामले की न्यायिक जांच हो, मुख्यमंत्री को खुद AK-47 से फायरिंग पर जवाब देना होगा। तेजस्वी ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसे मामलों में केवल गोली चलाने वाला ही दोषी होगा और जिले के SP और उच्च अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। अब ये 3 तस्वीर आप देखें। पहली तस्वीर में फायरिंग की एकदम साफ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। AK-47 चलाने वाले जवान अभिषेक पटेल इसमें दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ जो बाकी हैं वो हाथ में लाठी लेकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक अभिषेक अपने हाथ में AK-47 लेकर आए। उन्होंने कुछ वहाँ पे राउंड फायरिंग भी की और उसके बाद फिर उन्होंने जो लाठी लेकर जवान तैनात थे उन्हें आगे किया। अब दूसरी तस्वीर आप देखें। प्रदर्शन तो बड़ा था, हिंसक होता जा रहा था। बिहार के कुछ इलाकों से आगजनी की खबर भी सामने आई थी। फिलहाल 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इधर तेजस्वी ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। सिवान हिंसा मामले में दर्ज 3 FIR की कॉपी आई है। सिवान में दर्ज 3 FIR में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात लिखी है। पहली FIR में पुलिस के मुताबिक 500 से ज्यादा उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग भी की।
दूसरी एफआईआर में 1000 से ज्यादा उपद्रवियों की तोड़फोड़ का जिक्र है। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की। तीनों एफआईआर में सिवान के गुनहगार के नाम भी लिखे हुए हैं जो सड़क से पकड़े गए हैं। उन लोगों ने यह भी बताया कि ये सिवान के किस दल के किस नेता के द्वारा भेजे गए थे। सिवान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक जवान AK-47 से फायरिंग कर रहा है। एक और वीडियो सामने आया है, उसमें वही जवान दूसरी जगह पर फायरिंग करता दिख रहा है। यहाँ पर देखिए फायर ऑफिस है यहाँ पर, और ठीक इसी जगह जो एक चंपारण मीट हाउस जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर अभिषेक नाम का जो एक जवान है वो AK-47 से लैस था। ठीक बगल में राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान भी वीडियो में दिख रही है, और इस तरफ जेपी चौक की तरफ काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे जिनके हाथों में डंडा था। लगातार इधर से पथराव हो रहा था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे वो इस तरफ भागे, और वीडियो में दिख रहा है कि अभिषेक AK-47 से हवाई फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। 3 फायरिंग यहाँ पर हुई, और उस समय यहाँ क्या हालात थे ये समझने के लिए हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विक्की श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि AK-47 से फायरिंग, हवाई फायरिंग करता हुआ एक जवान इसी रास्ते से जा रहा है। क्या हालात थे उस समय? उस समय उधर से पूरा पथराव हो रहा था, ठीक है, ईटा उटा चल रहा था, उसके कारण उधर से उन्होंने गोली चलाया था। SP सर के हाथ में चोट भी लगा था। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि हवाई फायरिंग करनी पड़ी, और वो भी AK-47? अरे बहुत बुरा स्थिति था, इतना स्थिति था ना कि लोग यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब जैसे कि बहुत सारा ईटा चल रहा था, और थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना ईटा चल रहा था कि कोई यहाँ पे मतलब रुकने लायक भी नहीं था। आपको लगता है कि यदि पुलिस गोली नहीं चलाती तो क्या हालात बेकाबू हो सकते थे? क्या प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना इतना मुश्किल था? बहुत सारा दुकान को लूट लिया गया है। तो क्या जो प्रदर्शनकारी थे वहाँ पर आसपास की जो दुकानें थी उसमें भी घुस जा रहे थे? हाँ, बहुत सारा दरबार रोड में भी कुछ सुने में आया कि कोई दुकान